अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉवल टू द लाइट हाउस की डिटेल प्लॉट समरी। और अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवल समझने में बिल्कुल भी कोई मुश्किल पेश नहीं आने वाली। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन कि इस नॉवल को लिखा था राइटर वर्जीनिया वुल्फ ने, जो कि हैं एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट और क्रिटिक। और इन्होंने इस नॉवल को लिखा था 1927 में। इस नॉवल की जो सेटिंग इन्होंने दी है नॉवल को, वो है आइल्स ऑफ स्काई, जो कि स्कॉटलैंड के कुछ आइलैंड्स हैं। जॉनरा अगर हम देखें इस नॉवल का, तो वो है साइकोलॉजिकल फिक्शन और मॉडर्न लिटरेचर। इसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं और साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइट दिखाई गई है, कैरेक्टर्स को काफ़ी डीपली डील किया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो नॉवल है, ये लेटर विक्टोरियन पीरियड से डील करता है, जो कि एक एरा था जिसमें अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन किया जाता था काफ़ी ज़्यादा। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें भी कुछ फेमिनिस्ट मूवमेंट की कुछ अर्लियर चीज़ें भी हमें नज़र आती हैं। फिर इस नॉवल के अंदर कोई स्टोरी पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं किया गया। स्टोरी थोड़ी बहुत तो बनाई गई, ऑब्वियसली एक नॉवल को बनाने के लिए कोई ना कोई स्टोरी तो रिक्वायर्ड होती ही है, बट स्टोरी पे फ़ोकस नहीं है, बल्कि फ़ोकस है लोगों के थॉट्स पे और उनके परसेप्शंस पे। इसमें यूज़ की गई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्नीक, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों के हमारे दिमाग में या लोगों के दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, वो चीज़ दिखाई जाती है, ना कि ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है उनके एक्शंस पे, बल्कि ज़्यादा फ़ोकस किया जाता है उनके थॉट्स पे। फिर इसमें हम देखते हैं कि एक और बात जो इसके अंदर बताई गई है, वो है नॉन एक्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो रियलिटी नहीं होती, बल्कि रियलिटी को शेप किया जाता है लोगों के परसेप्शंस के अकॉर्डिंग। हर कोई अपने तरह तरह से देखता है कि रियलिटी क्या है। और है फ्लूइडिटी ऑफ पर्सनैलिटी एंड रियलिटी, वही रियलिटी की बात आ जाती है दोबारा। और पर्सनैलिटी और रियलिटी की फ्लूइडिटी का मतलब है कि हर चीज़, किसी की पर्सनैलिटी हो या रियलिटी हो, वो फ्लूइड है, वो चेंज हो सकती है टाइम टू टाइम। फिर एक और बात, आखिरी बात जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है एज़ लाइफ इज़ नॉन सिस्टमैटिक लिटरेचर इज़ ऑल्सो इनकंसिस्टेंट। ये है वर्जीनिया वुल्फ का बिलीफ। इसीलिए ये हम देखेंगे, जैसे वो समझती है कि लाइफ एक तरह से नॉन सिस्टमैटिक वे में चलती है, उसी तरह लिटरेचर क्योंकि लाइफ को ही रिफ्लेक्ट करता है, तो वो भी नॉन सिस्टमैटिकली ही चलना चाहिए, उसमें भी कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ये नॉवल डिवाइडेड है 3 सेक्शंस में। सेक्शन 1 है द विंडो, सेक्शन 2 है टाइम पासेस और सेक्शन 3 है लाइट हाउस। तो हम सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन की तरफ आएँगे। यहाँ पे इसके अंदर टोटल 19 चैप्टर्स हैं और ये 19 चैप्टर्स में सिर्फ़ एक ही दिन को बताया गया है। और द विंडो इसका नाम इसलिए है क्योंकि हम देखते हैं कि विंडो जो है वो आउटर और इनर वर्ल्ड्स को कनेक्ट करती है, कि हम विंडो से अंदर खड़े होके बाहर की दुनिया देख सकते हैं या बाहर खड़े होके अंदर की दुनिया देख सकते हैं। तो इसी तरह इसने दिखाया है कि कैसे इंसान अंदर और बाहर से एट द सेम टाइम अलग-अलग होता है। तो इसीलिए इसमें एक बंदे के सेल्फ के अंदर एक इनसाइट है। हम देखते हैं कि जब नॉवल स्टार्ट होता है तो एक समर हाउस में स्टार्ट हो रहा है और ये समर हाउस रैमसे फैमिली का है। और इस समर हाउस में काफ़ी सारे गेस्ट्स आए हुए हैं। एक तो रैमसे फैमिली खुद आई हुई है, उसके अलावा चार्ल्स टेंसले एक यंग बंदा, जो कि रैमसे फैमिली में जो मिस्टर रैमसे हैं उनका स्टूडेंट है। उसके अलावा लिली ब्रिस्को एक मिडल एज्ड लड़की और जो कि एक पेंटर है बाय प्रोफेशन। विलियम बैंक्स जो कि लिली ब्रिस्को का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, वो भी आया हुआ है। ऑगस्टस कारमाइकल जो कि एक पोएट है और एक ओपियम एडिक्ट भी है, वो भी वहाँ पे आए हुए हैं। पॉल रायले और मिंटा डॉयल, ये दोनों भी कुछ गेस्ट्स हैं। नॉवल को बाकायदा स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले मिसेस रैमसे और उनका सबसे छोटा बेटा जेम्स बैठे हुए हैं और वो किसी मैगज़ीन में से पिक्चर्स कट कर रहे हैं। और साथ ही साथ जेम्स चाहता है कि वो लाइट हाउस पे जाए। उनके समर हाउस से थोड़ा ही दूर एक लाइट हाउस है जहाँ पे वो जाना चाहता है। उसकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो उस लाइट हाउस पे जाए और वो मुसलसल अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट कर रहा है। उधर ही थोड़ा ही दूर जिधर ये दोनों बैठे हुए हैं, मिसेस रैमसे और जेम्स, वहीं पे मिस्टर रैमसे यानी कि जेम्स के फादर भी बैठे हैं और चार्ल्स टेंसले भी उधर ही है। और ये जेम्स की बात वो सुन रहे हैं और साथ में ही वो जेम्स को डाँट रहे हैं मिस्टर रैमसे कि वहाँ पे हम नहीं जा सकते क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है। वो रीज़न ये देते हैं कि मौसम बहुत ख़राब है तो इसीलिए हम वहाँ नहीं जा सकते। तो जेम्स चाहता है कि चलें हम कल चले जाएँगे लाइट हाउस पे, लेकिन वो साथ में दोबारा यही कहते हैं कि हम कल भी नहीं जाएँगे। और चार्ल्स टेंसले जो कि बैठा है वो भी मिस्टर रैमसे की ही हाँ में हाँ मिलाता है और यही कहता है कि ठीक है हम वहाँ नहीं जाएँगे क्योंकि मौसम कल तक कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और मिसेज़ रैमसे इस पूरे में बिल्कुल साइलेंट बैठी हैं क्योंकि वो समझती हैं कि जब 2 मर्द बात कर रहे हो तो एक औरत को बीच में बिल्कुल नहीं बात करनी चाहिए।
तो वो कुछ इस तरह की, क्योंकि हमने देखा कि विक्टोरियन एरा है, तो विक्टोरियन एरा में ऐसी ही सबमिसिव औरतें होती थीं, तो इसीलिए वो वहाँ पे कोई भी बात नहीं करतीं और इस वज़ह से जेम्स जो है उसको चार्ल्स स्टेंसिल से भी काफ़ी नफ़रत फ़ील हो रही होती है और साथ ही साथ उसको अपने फ़ादर से भी बहुत नफ़रत फ़ील हो रही होती है और वो अक्सर ही सोचा करता है, क्योंकि इस नॉवल के अंदर हम देखते हैं कि साइकोलॉजी में डीप इनसाइट है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि लोगों की सोच पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब काम तो जेम्स ये कर रहा है कि वो पिक्चर्स कटिंग कर रहा है, लेकिन साथ में ही वो ये सोच रहा है कि अगर उसको कभी मौका मिला इस ज़िंदगी में तो अपने फ़ादर को ज़रूर मार देगा। ये उसकी सोच है अपने फ़ादर के बारे में। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि अपनी मिसेज़ रैमसे की चार्ल्स चैंसलर के खिलाफ जो है फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो उसके बेटे को डाँट रहा है और साथ में वो सोचती है कि ये मतलब इसी तरह ही हर वक़्त रूड बिहेवियर करता है। लेकिन स्टिल, क्योंकि वो एक अच्छी विक्टोरियन औरत है, तो वो उसके सबूत देने के तौर पे चार्ल्स चैंसलर को ऑफ़र करती है कि उसको कुछ काम है टाउन में थोड़ा, तो वहाँ से वो उसके साथ कुछ सामान वग़ैरह लेने के लिए चार्ल्स चैंसलर आ जाए। तो वो उसको ऑफ़र करती है कि मेरे साथ आ जाओ। वो दोनों वहाँ जाते हैं और जाते-जाते वो लोग जब निकल रहे हैं अपने समर हाउस से, तो रास्ते में ही उनको ऑगस्टस कारमाइकल मिल रहा है और ऑगस्टस कारमाइकल जो कि एक ओपियम एडिक्ट है और साथ में ही एक पोएट भी है, वो वहाँ पे बैठा किसी डीप सोच में मसरूफ़ है। तो उससे वो लोग मिलते हैं और पूछते हैं कि अगर उसको भी कोई काम है तो बता दें, वो लोग वहीं जा रहे हैं, उसका भी काम करते आएँगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की। वो लोग जाते हैं बाहर, चार्ल्स चैंसलर और मिसेज़ रैमसे, और रास्ते में उनको एक सर्कस दिखता है। तो सर्कस देख के मिसेज़ रैमसे जो है वो अपनी काफ़ी बातें बताती हैं कि सर्कस में बड़ा मज़ा आया करता है, हम कभी-कभी जाया करते हैं। तो इस बात पे चार्ल्स चैंसलर अपनी पूरी कहानी बताता है अपने बचपन की, कि मैं एक बहुत ही पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलॉन्ग करता हूँ और इन टाइप की चीज़ों के लिए मेरे पास कभी पैसे हुआ ही नहीं करते थे। साथ ही मिसेज़ रैमसे उसको ऑगस्टस कारमाइकल की कहानी भी सुना देती हैं, उसके करियर की और उसकी मैरिज की, कि यकीनन मिसेज़ रैमसे का ख़्याल है कि यकीनन इसकी एक अनसक्सेसफुल मैरिज रही होगी और यकीनन इसकी वाइफ़ कोई बुरी औरत ही होगी, तभी इसका ये हाल है कि इसने ओपियम की एडिक्शन शुरू कर दी है और इसका करियर भी कोई ख़ास अच्छा नहीं चल रहा। तो यकीनन इसमें इसकी वाइफ़ का ही हाथ होगा। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कि मिसेज़ रैमसे जो हैं, अब वो लोग वापस आ चुके हैं और मिसेज़ रैमसे एक मैगज़ीन पढ़ रही हैं बैठ के, और बाहर अब मिस्टर रैमसे और चार्ल्स चैंसलर बैठे हैं और वो आपस में कोई न कोई बातचीत कर रहे हैं और उनको आवाज़ें आ रही हैं उनकी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी आवाज़ों से सिर्फ़ मिसेज़ रैमसे देखती हैं कि वो कितना कम्फ़र्टेड फ़ील कर रही हैं। साथ में ही उनको पास ही समंदर है, तो उसकी ओशन वेव्स की आवाज़ भी आ रही है। तो वो वेव्स की आवाज़ भी सुनती हैं, अपने हस्बैंड की आवाज़ सुन रही हैं, चार्ल्स चैंसलर की आवाज़ सुन रही हैं, तो उनको ऐसा ख़्याल महसूस होता है कि इन बंदों की आवाज़ों को सुनने में उनको काफ़ी ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील हो रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं शिफ्ट ऑफ थॉट्स, कि लोगों की सोचों में वर्जीनिया वुल्फ ने क्या शिफ्ट दिखाया, कि कैसे हमारी अचानक सोच जो है वो एक तरफ से पलट के दूसरी तरफ हो जाती है। तो यहाँ पे अभी वो सोच रही थी कि उनके हस्बैंड की आवाज़ या उन बंदों की आवाज़ कितनी ज़्यादा कम्फ़र्टिंग है, तो अचानक ही वो अपनी मैगज़ीन को देखने लग जाती हैं। फिर अचानक उनकी सोच इस चीज़ पे आती है कि लिली ब्रिस्को, जो कि एक पेंटर है और जो कि लॉन में खड़ी है, वो यकीनन उनकी पेंटिंग बना रही होगी इस वक़्त, जो कि उसने उसको कहा था कि वो पोर्ट्रेट बनाएगी, तो मुझे उसके लिए स्टिल रहना चाहिए। तो फिर वो फ़ौरन से स्टिल हो जाती हैं और मूवमेंट सारी छोड़ देती हैं कि कहीं उनकी पेंटिंग में कोई ख़राबी ना हो जाए। फिर आगे आ जाता है लॉन का सीन। लॉन में लिली ब्रिस्को और विलियम बैंक्स दोनों हैं, वो वॉक कर रहे हैं और उनकी वॉक के दरमियान ही मिस्टर रैमसे उनको नज़र आते हैं, जो कि चलते हुए आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ चलते हुए आ रहे हैं। वो अंदर से निकलते हैं बाहर और काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं इधर से उधर। तो उनको ये उनकी जो वॉक है मिस्टर रैमसे की, वो काफ़ी एनॉय कर रही है, वो काफ़ी चिढ़ हैं उनकी इस वॉक से। और फिर जब वो उनको देखते हैं, तो वो मिस्टर रैमसे की ही बारे में डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि मिस्टर रैमसे जो है वो किस तरह के आदमी हैं, कि हर वक़्त वो अपने आप को डिग्रेड ही करते रहते हैं। मिस्टर रैमसे एक्चुअली लिटरेचर से ताल्लुक़ रखते हैं, लिटरेरी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ लिटरेचर की फ़ील्ड में कुछ अच्छा अचीव करें। लेकिन उनको ये लगता है कि साथ ही साथ वो अपने आप को डिग्रेड यहाँ फ़ील कराते हैं कि उनको लगता है वो कभी कुछ अच्छा अचीव लाइफ़ में नहीं कर पाएँगे। तो यही बात लिली और विलियम डिस्कस करते हैं। उनको लगता है कि वो अपने आप को हमेशा डिग्रेड ही करते हैं, लेकिन साथ ही साथ लिली उनके बेटे एंड्रयू रैमसे की तारीफ़ भी करती है। वो समझती है कि एंड्रयू रैमसे एक अच्छा इंसान है, कि उसने उसको एसोसिएटिव थिंकिंग अक्सर सिखाई है। किसने? एंड्रयू रैमसे ने लिली ब्रिस्को को एसोसिएटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया है, क्योंकि मिस्टर रैमसे भी एक फिलॉसॉफिकल थिंकिंग वाले आदमी हैं, तो उनका बेटे में भी वही चीज़ है, फिलॉसॉफिकल थिंकर है वो भी थोड़ा बहुत, और उसने उनको सिखाया एसोसिएटिव थिंकिंग। और अक्सर ही वो उनको सिखाता है लिली ब्रिस्को को, कि कैसे चीज़ों को एक-दूसरे से ताल्लुक बना के उनको सोचना या समझना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि मिसेज़ रैमसे जो हैं वो अपनी एक स्टॉकिंग सी रही हैं। मिस्टर रैमसे भी आते हैं, तो वो देखते हैं कि वो एक स्टॉकिंग सी रही हैं, तो वो पूछते हैं कि स्टॉकिंग किस लिए सी जा रही है? तो वो बताती हैं कि लाइट हाउस में जो
कीपर हैं जो काम करती हैं, उसके सन के लिए मैं सीख रही हूँ कि जब हम लाइट हाउस पे जाएँगे तो मैं उसके बेटे को ये स्टॉकिंग अपने हाथ से निट की हुई गिफ्ट करूँगी। तो इस बात पे वो उसको बहुत डाँटना शुरू हो जाते हैं अपनी वाइफ़ को कि ये क्या एक इंतहाई नॉनसेंस एक्टिविटी है। मिस्टर रैमसे जो कि बाहर पहले ही लिली और विलियम बैंक्स के सामने थोड़ी-सी एम्बैरेसमेंट का सामना कर चुके हैं, तो वो अंदर आके अपना गुस्सा अपनी वाइफ़ पे निकाल देते हैं। उनको एम्बैरेसमेंट का सामना कहाँ करना पड़ा कि जब वो थ्रू आउट बाहर अजीब तरीके से वॉक कर रहे थे, तो उनको पता लग गया था कि लिली और विलियम बैंक्स उनकी इस वॉक से काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं। तो वहाँ पे उनको फ़ील हुआ कि उनकी वज़ह से काफ़ी कोई फ्रस्ट्रेट हो रहा है, तो वो वहाँ से फ़ौरन अंदर आ गए और अंदर आके जब उन्होंने अपनी वाइफ़ को ये लाइट हाउस कीपर के बेटे के लिए स्टॉकिंग सीते हुए देखा है, तो उनको लगा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस एक्टिविटी हो रही है, तो उन्होंने उस पे फ़ौरन गुस्सा निकाल दिया। अच्छा, बाहिर अब वो जो खड़े हुए थे मिस्टर रैमसे वो क्या सोच रहे थे? वो सोच रहे थे अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के बारे में। मैंने जैसे बताया कि वो अपने आप को काफ़ी डिग्रेडेड फ़ील कराते हैं हमेशा, तो उन्होंने यही सोचा कि मैं जो हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं उन्होंने ये सोचा कि जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो एबीसी की तरह है कि ए टू ज़ी जैसे लेवल्स होते हैं, तो वैसे हमारा लेवल है। वो समझते हैं कि मैं इस वक़्त क्यू लेवल पे हूँ, जबकि मैंने सोचा था कि मैं आर लेवल तक तो पहुँच ही जाऊँगा, तो मुझे आर तक तो होना ही चाहिए था। तो मुझे आर तक किसी न किसी सूरत पहुँचना होगा। फिर वो ये सोचते हैं कि ज़ेड तक तो जो पहुँचते होंगे, वो बहुत ही कोई अज़ीम लोग होते होंगे, बहुत ही बड़े जीनियस होते होंगे, तो मैं ज़ेड तक तो शायद कभी पहुँच ही ना पाऊँ। आर तक शायद मैं कोई मेहनत करके पहुँच जाऊँ। वो साथ में ये भी चाहते हैं कि मैं इस दुनिया को कभी भी ना छोड़ूँ कि जब तक मेरी कोई अज़ीम लिटरेरी वर्क मैंने खुद क्रिएट ना कर दिया हो या मैं कोई फ़िलॉसफ़ी के फ़ील्ड में कोई बहुत ही अच्छा फ़लसफ़ा ना दे दूँ। तो मतलब वो ये चीज़ सोचते हैं, वो विलियम शेक्सपियर को काफ़ी ज़्यादा आइडियलाइज़ करते हैं। वो चाहते हैं कि विलियम शेक्सपियर जैसा वो बन सकें या उस जैसा कोई काम वो बना सकें कि जिसको उनके मरने के बाद भी याद रखा जाए। आगे हम देखते हैं कि अब वो चले गए हैं एक ओशन के पास और वो वहाँ जाके खड़े हो गए हैं। लेकिन उनके जाने से पहले मिसेज़ रैमसे उनको कंसोल करती हैं, उनको बताती हैं कि भई नहीं, आप बहुत ही अज़ीम इंसान हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे फ़लसफ़ी तो हैं ही, आप अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और चार्ल्स टेंसले तो वैसे भी आपको ग्रेटेस्ट लिविंग फ़िलॉसफ़र मानता ही है। तो अब वो चले गए लेकिन फिर भी सी शोर पे और वहाँ आके सी शोर पे वेव्स को आता हुआ देख रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वेव्स आके ज़मीन पे लग रही हैं और ज़मीन के कोई न कोई पोर्शन को तोड़-तोड़ के अपने अंदर शामिल कर रही हैं। तो वो यहाँ पे यही समझते हैं, यहाँ पे भी अपनी फ़िलॉसफ़ी को लेके आते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे ये वेव्स आके ज़मीन को लग-लग के ज़मीन को तोड़ रही हैं, उसी तरह इंसान अपनी कामयाबियाँ तो अचीव करते हैं, लेकिन इंसान की कामयाबियाँ कहीं न कहीं उसको तोड़ती रहती हैं अपनी सोचों की वज़ह से। इंसान क्योंकि हर वक़्त अपने आप को डिग्रेड करता रहता है, तो उसकी यही जो सोच है, वो उसको मज़ीद आगे बढ़ने से रोकती है। तो बस वो यहीं पे उनका थिंकिंग प्रोसेस जारी है। आगे हमारे पास जो है व्यू वो चेंज होके लिली और विलियम बैंक्स की तरफ आ गया। वो वहाँ खड़े बात करें मिस्टर एंड मिसेज़ रैमसे दोनों के बारे में। लिली जो है वो मिसेज़ रैमसे को पसंद इसलिए नहीं करती क्योंकि वो मुसलसल उन उसको ना मैरिज के ऊपर इंसिस्ट करती है। मिसेज़ रैमसे समझती हैं कि एक लड़की अपनी लाइफ़ सिर्फ़ तभी अच्छे से गुज़ार सकती है जबकि वो मैरिड हो। विदाउट मैरिज जो है वो कोई लड़की अपनी लाइफ़ एन्जॉय नहीं कर सकती। ये सोच है मिसेज़ रैमसे की और ये सोच लिली को काफ़ी बुरी लगती है। तो इसीलिए लिली जो है वो मिसेज़ रैमसे के कुछ ना कुछ खिलाफ है। लेकिन साथ ही साथ लिली ये भी बताती है विलियम बैंक्स को कि मैं चार्ल्स टेंसले को भी पसंद कोई ख़ास नहीं करती क्योंकि वो वुमेन के लिए अच्छे व्यूज़ नहीं रखता। चार्ल्स टेंसले की सोच होती है, वो समझता होता है कि वो अक्सर बल्कि कहता भी होता है कि वुमेन कैन नाइदर राइट नॉर पेंट। तो ये चीज़ जो है ये लिली को हर वक़्त दिमाग में आती है और लिली है भी एक पेंटर और बनना भी चाहती है एक बड़ी पेंटर, तो वो साथ में अपनी पेंटिंग को कभी भी छोड़ती नहीं है, ये सिर्फ़ चार्ल्स टेंसले की बात सुन के, बल्कि चार्ल्स टेंसले का इमेज उसके दिमाग में और ज़्यादा बुरा होता जाता है। लेकिन जब वो मिसेज़ रैमसे के बारे में कुछ बुरा बोलने लगती है, वो क्योंकि समझती है कि मिसेज़ रैमसे भी कोई ख़ास अच्छी बातें तो नहीं करती, वुमेन को तो वो भी डिग्रेड करती ही हैं, तो वो जब ये बोलने ही लगती है, तो वो देखती है कि विलियम बैंक्स किस तरह से मिसेज़ रैमसे को देख रहा है। मिसेज़ रैमसे जो काफ़ी दूर बैठी हैं, उनको वो किस तरह से देख रहा है, तो उसकी आँखों में उसको मिसेज़ रैमसे के लिए एक जो है वो अफ़ेक्शन की फ़ीलिंग नज़र आती है और वो इसलिए होती है क्योंकि हमें पता है कि नॉवल में मिसेज़ रैमसे जो है वो काफ़ी एक ब्यूटीफुल वुमेन दिखाई गई हैं, तो इसीलिए सारे जो मेन हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स मिसेज़ रैमसे। फिर लिली जो है वो अपनी पेंटिंग दिखाना शुरू हो जाती है विलियम बैंक्स को और मिसेस रैमसे के बारे में कोई बात नहीं करती। उसको पता होता है कि विलियम बैंक्स एक ऐसा बंदा है जो हमेशा अपना अच्छा व्यू पॉइंट ही देता है और कोई ख़ास नुक्स नहीं निकालता उसके काम में। तो वो अपनी पेंटिंग दिखाती है और पूछती है इसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो बताए। लेकिन वो नहीं बताता क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम उसको दिखती नहीं है। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर रैमसे जो हैं वो बाहर आ गए हैं। वो पहले जो अपने कोने में खड़े होके बातें सोच रहे थे, वहाँ से वो ये सोच के हटते हैं कि भई मैं अगर मैं कोई इंटेलेक्चुअल लेवल अचीव ना भी कर पाया तो मैं एक हैप्पी बंदा हूँ, एक लकी बंदा हूँ क्योंकि आई हैव अ हैप्पी फैमिली। तो वो ये सोच के बाहर आ जाते हैं और बाहर आते हैं तो उनके बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। उनके टोटल 8 चिल्ड्रन होते हैं और वो सारे क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो वो वहाँ पे आके देखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उनके बच्चे बड़े शोर करते होते हैं, बड़े नॉइज़ी किस्म के उनके बच्चे हैं और लिली की पेंटिंग का ईज़ल भी वो गिरा देते हैं। अपना खेल खेलते-खेलते।
तो वहीं पे वो खड़े अपने बच्चों को देख रहे हैं, फिर अचानक जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो रात होना शुरू हो गई है और रात हुई है तो बच्चों को सोने के लिए भेज दिया है और अब मिसेज़ रैमसे जो है वो बिल्कुल अकेला फ़ील कर रही हैं। तो वो अपने हस्बैंड के पास आ जाती हैं, मिस्टर रैमसे के पास लॉन में और वो वहाँ पे अपने बच्चों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। डिफरेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं पे मिसेज़ रैमसे को याद आता है कि उन्होंने पॉल और मिंटा को बीच पे भेजा हुआ था। पॉल और मिंटा कौन है? वो मज़ीद 2 गेस्ट्स हैं और मिसेज़ रैमसे की वही मैच मेकिंग की जो आदत है, वो यहाँ पे भी आ जाती है कि वो पॉल को बीच पे जाने से पहले कह चुकी होती हैं कि वहाँ जाके मिंटा को लाज़मी तौर पे प्रपोज़ कर लेना और उसको प्रपोज़ किए बगैर वापस ना आना। तो वो ये चीज़ मिस्टर रैमसे से भी डिस्कस करती हैं कि उनको काफ़ी देर हो गई है गए हुए, तो मुझे टेंशन हो रही है कि वो अभी तक वापस क्यों नहीं आए। लेकिन मिस्टर रैमसे जो हैं, उनको यही चीज़ दुखी करे जा रही है कि मेरा करियर अच्छा क्यों नहीं चल रहा। तो यहीं पे मिसेज़ रैमसे को एक शूटिंग स्टार भी नज़र आता है, वो चाहती हैं कि मिस्टर रैमसे को वो बताएँ ताकि वो कोई विश कर पाएँ उससे, लेकिन फिर वो नहीं बताती हैं और चुप हो जाती हैं सिर्फ़ यही सोच के कि कहीं मिस्टर रैमसे को ये शूटिंग स्टार देख के भी दुःख ना हो जाए, इस बात का कि भई मेरी तो कोई विश पूरी नहीं होती और मेरी तो करियर फिर भी अच्छा नहीं जा रहा, कहीं वो इस बात से दुखी ना हो जाएँ, तो वो ये बात उनको नहीं बताती और बिल्कुल साइलेंट हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं कि अब बीच का सीन आ गया कि मिंटा डॉयल और पॉल रेली जो गए हुए थे बीच पे, वो अपने साथ एंड्रयू रैमसे को भी ले जाते हैं और नैन्सी रैमसे को भी ले चुके होते हैं। तो वहाँ बीच पे वो लोग घूम फिर रहे हैं, मज़े में हैं। लेकिन क्योंकि अब डिनर टाइम होने वाला है, तो मिसेज़ रैमसे को ये टेंशन है कि कहीं इन लोगों के लेट आने की वज़ह से हमारा डिनर खराब ना हो जाए। और वो लोग वहाँ लेट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वहाँ मिंटा डॉयल के पास एक ब्रोच था जो कि उसका गिर गया है कहीं और अब वो इस चीज़ में टेंशन में है कि कहीं भी मेरा ब्रोच गुम ना हो जाए और मिले ना और फिर मसला ना हो जाए कहीं कोई। लेकिन पॉल उसको कह देता है कि कुछ नहीं होता, मैं सुबह अभी अंधेरा हो गया तो मिल नहीं रहा तो मैं सुबह जल्दी उठ के यहाँ आके ढूँढ लूँगा कि हमारा कैसा ब्रोच आपका किधर गुम हुआ है। अच्छा, अब आ जाता है चैप्टर नंबर 17 यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे डिनर के सीन्स आ रहे हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्नीक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसमें डिनर तो है, सब लोग डिनर टेबल पे बैठे हैं लेकिन मुसलसल सबकी सोच पे बात हो रही है कि क्या कोई सोच रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले वो दिखाते हैं कि मिसेज़ रैमसे जो हैं, वो लोगों को सूप सर्व कर रही हैं और साथ-साथ वो अपने बारे में कुछ ना कुछ सोची जा रही हैं। अपनी पूरी लाइफ़ को वो एक तरह से सोच रही हैं कि मैंने अपनी पूरी लाइफ़ में क्या खोया है या क्या पाया है। और वो सोचती हैं कि मैंने शायद अपनी लाइफ़ जो है वो वेस्ट ही कर दी है इन आदमियों के पीछे। मैं हर एक को हमेशा जो है वो कंसोल करने में लगी रही हूँ और मैंने अपने लिए कभी कोई ख़ास कोई काम किया है नहीं। लिली जो है उसकी वो हमें सोच दिखाते हैं, सब लोग हैं तो फिज़िकली डिनर टेबल पे प्रेज़ेंट लेकिन मेंटली दिखाते हैं कि सब लोग मेंटली कहाँ हैं। तो लिली जो है वो सैड फ़ील कर रही है मिसेज़ रैमसे के लिए क्योंकि जब वो मिसेज़ रैमसे की तरफ देखती है तो उसको ऐसा लगता है मिसेज़ रैमसे का आज काफ़ी ओल्ड नज़र आ रही हैं और वो ओल्ड इसीलिए हैं क्योंकि वो पूरी लाइफ़ अपनी मर्दों के पीछे ख्वार कर चुकी हैं, तो आज वो काफ़ी ओल्ड नज़र आ रही हैं। और साथ ही साथ वो यही सोचती हैं कि इनका काम मिसेज़ रैमसे का जो है वो सिर्फ़ मर्दों को कम्फ़र्ट करना ही रह गया है लाइफ़ में। चार्ल्स टेंसले भी साथ ही बैठा है और वो ये सोच रहा था कि हम अपना ये डिनर यहाँ आके क्यों कर रहे हैं? हम इससे बेहतर अपने कमरों में डिनर कर लेते ताकि हम साथ-साथ अपना ना कोई काम कर लेते। मैं अपना इतना इम्पोर्टेंट काम छोड़ के इस डिनर के लिए यहाँ पे आ गया हूँ और मेरा टाइम भी ये लोग वेस्ट करा रहे हैं और डिनर या पार्टीज़ जो हैं वो सिर्फ़ औरतों का एक फ़िज़ूल मशगला है कि वो तैयार होके आ जाती हैं और फिर आके मर्दों से भी यही एक्सपेक्ट करती हैं कि वो सिर्फ़ हमारे ड्रेसेज़ की तारीफ़ करें। तो वो ये सोचता है कि जो डिनर या पार्टीज़ हैं, ये सब एक नॉनसेंस एक्टिविटीज़ हैं जो कि सिर्फ़ औरतों के लिए ही एक बनी हुई हैं और ये टाइम वेस्ट करने का सामान है सिर्फ़। फिर से हम देखते हैं कि जो व्यू पॉइंट है वो मिसेज़ रैमसे की तरफ शिफ्ट हो गया है और मिसेज़ रैमसे सोचती हैं कि चार्ल्स टेंसले जो इतना उकताया हुआ यहाँ पे बैठा हुआ है, उसकी प्रॉब्लम्स का सिर्फ़ एक ही सॉल्यूशन है और वो है मैरिज। मिसेज़ रैमसे को यही हर वक़्त लगता है, तो वो यही सोचती हैं कि चार्ल्स टेंसले के सारे मसाइल हल हो जाएँगे, अगर ये शादी कर ले और वो यही पॉल और मिंटा को देख के भी यही सोचती हैं, जो कि अभी-अभी जिस रूम में एंटर हुए हैं, उनको देख के भी वो यही सोचती हैं कि यकीनन ये लोग भी प्रपोज़ ये कर चुका होगा मिंटा को कर चुका होगा पॉल प्रपोज़ और उसने यकीनन एक्सेप्ट कर लिया होगा, तो उन दोनों को देख के वो यही सोचती हैं कि ये लोग भी बस जल्द शादी ही कर लें। और साथ-साथ अगर फ़िज़िकली देखा जाए तो वो चार्ल्स टेंसलर और विलियम बैंक्स से कोई न कोई गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं, बातचीत में लगी हुई हैं। मिंटा जो कि रूम में जस्ट एंटर हुई है, वो मिस्टर रैमसे को देखते ही डर जाती है और उनके साथ नहीं बैठती। उसको लगता है कि मिस्टर रैमसे मुझसे बुक रीडिंग के बारे में पूछेंगे और मुझसे पूछेंगे कि मैं जो बुक पढ़ना स्टार्ट की हुई थी, क्या मेरी बुक अब तक खत्म हुई है कि नहीं? तो फिर मैं क्या कहूँगी? तो वो इसी चीज़ में मसरूफ़ है और वो मिस्टर रैमसे से थोड़ा दूर बैठती है। लिली की तरफ दोबारा व्यू पॉइंट शिफ्ट होता है। लिली अब जो है वो अपनी मैरिज को लेके थोड़ा डर रही है। वो ये सोच रही है कि कहीं मुझे लाइफ़ में आगे जाके शादी करनी ना पड़ जाए, जो कि मैं करना चाहती नहीं हूँ। तो बस वो इसी चीज़ को लेके थोड़ी टेंशन में है, लेकिन वो सोचती है कि नहीं भई ये मेरे सोचने की बातें नहीं हैं। वो फ़ौरन से अपने दिमाग को झटक देती है और वो अपनी पेंटिंग के बारे में सोचने में मसरूफ़ हो जाती है। टेबल पे एक टेबल क्लॉथ जो बिछा हुआ है उस डिनर टेबल के ऊपर, वहाँ पे उसको नज़र आता है एक पैटर्न
और वो देखती है कि पैटर्न में फूल के बीच में सॉल्ट शेकर को पड़े होना चाहिए था, लेकिन सॉल्ट शेकर थोड़ा साइड पे करके पड़ा। तो इससे उसको ख़्याल आता है कि मेरी पेंटिंग में भी एक ट्री है, जिसको कि मिडल में होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा साइड पे बना दिया। तो वो सोचती है कि चलो मैं सॉल्ट शेकर को मूव कर दूँगी, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने अपने ट्री को भी अपनी पेंटिंग के अंदर मूव करना है। तो यहाँ से वही हमें एसोसिएटिव थिंकिंग की बात पता लगती है, जो उसने कहा था कि उसको एंड्रयू रैमसे ने सिखाई है। तो यहाँ पे वो अपनी उसी एसोसिएटिव थिंकिंग की थ्योरी को अप्लाई कर रही है। विलियम बैंक्स की सोच पे आगे हम आते हैं। विलियम बैंक्स जो है वो सर सर वॉल्टर स्कॉट के नॉवेल्स को डिस्कस करने लग गया और वो उनके बारे में बात करने लग गया। तो मिस्टर रैमसे उसकी इस बात से काफ़ी एंटरटेन हो रहे हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी लिटरेचर के शौकीन हैं। मिसेज़ रैमसे, अब जो डिनर का एंड आ चुका है, मिसेज़ रैमसे एक पोएम रिसाइट कर रही हैं। उनकी पोएम को कोई ख़ास एप्रिशिएट तो नहीं करता, सिर्फ़ ऑगस्टस कारमाइकल जो है, क्योंकि वो खुद एक पोएट है, तो वो उनको थोड़ा एप्रिशिएट करता है और उसके बाद बस वो मिसेज़ रैमसे उठती हैं और रूम से बाहर चली जाती हैं और जाते-जाते वो यही सोचती हैं कि भई ये डिनर मेरी एक बहुत अच्छी लाइफ़ की मेमोरी था, लेकिन अब ये सिर्फ़ मेमोरी ही रह गया, क्योंकि टाइम तो जो है वो गुज़र गया और टाइम तो हमेशा गुज़र ही जाने के लिए होता है। तो ये हमारे डिनर के सीन्स खत्म होते हैं और बस यहाँ से वो जाती हैं और अपने बच्चों को सुलाना शुरू करती हैं। जेम्स और कैम को वो रूम में सुलाने, कैम भी जेम्स की एक बहन है, तो वो उनको सुलाने के लिए जाती हैं रूम में, और लेकिन वहाँ पे बोर स्कल हैंग हुआ होता है। मैंने एक पिक्चर भी दी है बोर स्कल की साइड पे। वो ना रूम में एक वॉल हैंगिंग होती है, वो बोर स्कल की होती है, तो वो उससे डर रहा होता है। कैम जो है वो डर रही होती है और जेम्स कहता है कि मुझे नहीं डर लग रहा, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो इस मामले को सुलझाने के लिए मिसेज़ रैमसे उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देती हैं और वो कैम से कहती हैं कि देखो सामने कोई बोर्सकल नहीं है, जबकि जेम्स से कहती हैं कि सामने बोर्सकल है, सिर्फ़ तुम्हें नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बच्चों को टैकल करने का कितना अच्छा उनका अंदाज़ है। आगे हम देखते हैं कि बच्चे वगैरह सब सो चुके हैं, मिस्टर रैमसे जो हैं वो वापस लॉन में आ गए और वहाँ बैठ के वो एक नॉवल पढ़ने लग गए हैं, जो वो पढ़ रहे थे। और उसके अलावा अब वो सोचती हैं कि मैं, मतलब मिसेस जैम से बच्चों को सुला चुकी हैं और अब वो सोचती हैं मैं किसके साथ जाऊँ, क्योंकि उनके और लोग जो हैं, पॉल है, मिंटा है, वो उनको कहते हैं कि आएँ हमारे साथ वॉक पे चलें। लेकिन वो फिर कहती हैं नहीं, मैं अपने हस्बैंड के पास चली जाती हूँ और वो वहाँ आ जाती हैं और वहाँ आने के बाद वो उनके साथ बैठ जाती हैं डिस्कशन करने और साथ में अपनी स्टॉकिंग्स जो रह गई थी उनको उसकी निटिंग को कंप्लीट करने। मिस्टर रैमसे उनको कहते हैं कि वो अपनी निटिंग को कोई आज के आज तो बिल्कुल कंप्लीट नहीं कर सकती। और वो भी फिर कहती हैं कि चलें, कुछ नहीं होता। मैं इसको तो कंप्लीट नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जो बात लाइट हाउस वाली थी कि हम लाइट हाउस में नहीं जा सकते, वो आपने बिल्कुल ठीक ही कही थी। हम कल लाइट हाउस पे नहीं जा पाएँगे, वो तो मैं जेम्स के सामने सिर्फ़ ऐसे कह रही थी। तो इस बात से उनको ये अंदाज़ा होता है कि उनकी वाइफ़ उनकी हाँ में हाँ मिला के उनको रिस्पेक्ट दे रही है और यही उनका एक्सप्रेशन ऑफ लव है। वो लोग कभी भी एक-दूसरे से सीधे मतलब एक-दूसरे से एक्सप्रेस नहीं करते अपना लव, वो सिर्फ़ इसी इनडायरेक्ट वे में ही करते हैं। तो यही चीज़ मिस्टर रैमसे को थोड़ी अच्छी लगती है अपनी वाइफ़ के बारे में और वो जानते हैं कि ये मुझसे ट्रूली लव तो करती है, लेकिन वो बताती नहीं है बस। तो इसी के साथ हमारा जो सेक्शन विंडो का था वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे आता है सेक्शन 2, टाइम पासेस। इसके 10 चैप्टर्स हैं और 10 ही इयर्स का टाइम ड्यूरेशन इसके अंदर दिखाया गया और इसके अंदर हमें सीज़न्स के चेंज होने से दिखाया जाता है कि टाइम कितनी जल्दी पास हो रहा है और 10 साल का अरसा कितनी जल्दी गुज़र गया। यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर जो 10 चैप्टर्स हैं, उसमें एक चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि मिसेज़ रैमसे जब यहाँ से गई थीं, डिनर वगैरह से फ्री होके जब वो जाके सोती हैं, एक रात ऐसा होता है कि वो सो जाती हैं और वो इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं। जैसा कि डिनर में सबसे पहले वो उठ के रूम से बाहर गई थी, वैसे इस दुनिया में से भी सबसे पहले ही वो चली गई हैं। प्रू जो कि उनकी बेटी थी एक, वो शादी कर लेती है और शादी करने के बाद चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो जाती है और एंड्रयू रैमसे जो था, वो वर्ल्ड वॉर 1 में जाता है और वहाँ से वापस नहीं आता, बल्कि उसकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। तो ये 3 लोग हैं जिनकी इस सेक्शन में डेथ हो जाती है और इस पूरे अरसे में समर हाउस बिल्कुल खाली पड़ा रहता है और मिसेज़ मैकनैप जो कि वहाँ की अ, कीपर हैं, जो कि सफाई वगैरह वहाँ पे करती हैं, क्लीनिंग का काम करती हैं, वो हर दिन ये सोचती हैं, हर टाइम ये सोचती हैं कि शायद अब यहाँ कोई वापस आए तो मैं इसको साफ कर दूँ, लेकिन वहाँ कोई वापस नहीं आ रहा होता। 10 साल के बाद लिली वहाँ पे आती है एक रात और आके सोचती है कि मुझे, मतलब यहाँ की उसको मेमोरीज़ याद आ रही होती हैं, जब वो जगह-जगह देखती है, तो वहाँ आके रात के लिए वहाँ आराम करती है। कारमाइकल ऑगस्टस कारमाइकल भी एक उसी रात बल्कि आता है और वो सिर्फ़ आता है, उसकी एक बुक वहाँ रह गई होती है, बुक लेके चला जाता है और लिली सिर्फ़ वहाँ पे रह जाती है। तो ये सेक्शन इसी तरह खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट सेक्शन जो कि लास्ट सेक्शन है, द लाइट हाउस, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। वो 13 चैप्टर्स पे मुश्तमिल है और सिर्फ़ 1 दिन का टाइम ड्यूरेशन इसमें भी दिखाया जाता है और इस सेक्शन को हम सेक्शन ऑफ रिविलेशंस कह सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा रियलिटीज़ रिवील होती हैं। हर कोई अपना काम कंप्लीट कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें उनके ऊपर खुल रही हैं। लिली जो कि उसी घर में आके, उसी समर हाउस में आके सो गई थी, अब वो सुबह उठती है, अकेली होती है पूरी जगह पे, वो सोचती है मैं क्या करूँ? वो अकेली बैठ के बड़ा सैडली अपना ब्रेकफ़ास्ट करती है और उसके बाद वो अपनी पेंटिंग उसको अचानक याद आती है, जब वो टेबल कवर को देखती है जहाँ पे उसने सॉल्ट शेकर को मूव करना था। तो उसको याद आता है कि भई मैंने तो अपनी पेंटिंग को कंप्लीट भी नहीं किया, तो वो चली जाती है अपनी पेंटिंग के पास उसको कंप्लीट करने।
और वहाँ उसको काफ़ी अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा होता है, क्योंकि जब वो अपनी पेंटिंग कर रही होती है तो देखती है कि मिस्टर रैमसे वापस आ गए हैं उसी टाइम, और मिस्टर रैमसे की प्रेज़ेंस उसको काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रही होती है। लेकिन मिस्टर रैमसे को भी पता लग रहा होता है कि मैं इसको ना कम्फ़र्ट नहीं दिला सकता, तो उसको ये सोच के दुःख होता है कि मेरी वाइफ़ ने अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों को कम्फ़र्ट करने में गुज़ार दी और मैं यहाँ पे सिर्फ़ लोगों को अनकंफर्टेबल ही कर रहा हूँ। तो वो गुज़रते-गुज़रते जब उसको कंफर्टेबल भी करना चाहते हैं, तो उससे पूछते हैं, "आपके पास पूरी अपनी सप्लाइज़ हैं, आपके पास पूरे ब्रशेज़ हैं?" तो वो कहती है, "हाँ, हैं।" लेकिन वो अपने ब्रशेज़ जानबूझ के हाथ से गिरा देती है, क्योंकि उसको मिस्टर रैमसे की प्रेज़ेंस में पेंटिंग तो वो कर नहीं पा रही होती, तो वो सोचती है कि मैं मतलब कुछ और ही कर लूँ, चीज़ें ही गिरा देती हूँ। तो वो ये इस तरह का कुछ करती है। लेकिन मिस्टर रैमसे जो हैं, वो चाहते हैं कि वो उसको कम्फर्ट करें, फिर वो लोग अपने जूतों पे डिस्कशन शुरू कर देते हैं, जब लिली उनके जूते की तारीफ़ करती है। लिली मिस्टर रैमसे के जूतों की तारीफ़ करती है, तो मिस्टर रैमसे भी उसको जूतों के लेसेस बाँधने का अच्छा तरीका बताते हैं, जो कि उसने कोई अच्छे तरीके से नहीं बाँधे होते। तो यहाँ पे लिली को थोड़ा अंदाज़ा होता है कि मिस्टर रैमसे इतने भी बुरे नहीं हैं कि जितना बुरा उसने उनको सोच लिया था। अब मिस्टर रैमसे वहाँ से चले गए हैं, तो लिली अपनी पेंटिंग पे वापस आ गई है। लिली पेंटिंग कर रही है, उसको दूर एक बोट नज़र आ रही है, समंदर में लाइट हाउस की तरफ जाती हुई, तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये यकीनन रैमसेस ही हैं, जो कि अपनी बोट में आज लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं, जो 10 साल पहले जेम्स ने ख्वाहिश की थी, आज लगता है वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही रहा है। लेकिन ये सोचते हुए ही उसको मिसेज़ रैमसे का ख़्याल दिमाग में आने लगता है, और उसको लगता है कि मिसेज़ रैमसे उसको यहाँ चलती हुई दिख रही हैं। उसको अकेलापन महसूस होता है, उसको लगता है कि मिसेज़ रैमसे ही वो फ़ोर्स थी, वो फ़ोकल पर्सन थी, जिन्होंने सबको जोड़ के रखा था। अब जिनके जाने के बाद सब कुछ बिखर सा गया है, तो यही सोचते-सोचते वो मिसेज़ रैमसे का नाम चिल्ला-चिल्ला के पुकारना शुरू कर देती है, और बड़े दुःख में होती है कि वो फिर चिल्लाती है, तो उसको कुछ सुकून महसूस होता है, फिर वो अपने काम की तरफ वापस आती है। और वो जब मिस्टर रैमसे को दूर जाता देख रही होती है, तो उसको इसी चीज़ का एहसास होता है कि कभी-कभी हमें लोगों को समझने के लिए उनको करीब से नहीं बल्कि दूर से देखना चाहिए। जैसे मिस्टर रैमसे उससे दूर जा रहे हैं, उसको एहसास हो रहा है कि वो इतने बुरे भी नहीं थे, वैसे ही मिसेज़ रैमसे भी अब जब उससे बिल्कुल ही दूर चली गई हैं, तो उसको एहसास हो रहा है कि मिसेज़ रैमसे भी कोई इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि वो अच्छी थी। अब लास्ट ये है, बिल्कुल लास्ट पोर्शन, जो कि नॉवल अब बिल्कुल एंडिंग की तरफ आ गया, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 चीज़ें हो रही हैं कि एक तो लोगों के एक्शंस जो कि 10 साल से इनकम्प्लीटेड थे, वो कंप्लीट हो रहे हैं, और सेकंडली लोगों को चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। लाइट हाउस इस सेक्शन का नाम इसीलिए है क्योंकि लाइट हाउस जैसे चीज़ों को एनलाइटन करता है, रात को एनलाइटन करता है, तो इस चैप्टर ने भी या इस सेक्शन ने भी चीज़ों को एनलाइटन किया, लोगों के माइंड्स को एनलाइटन किया। तो कंप्लीशन किस चीज़ की हुई है? चलिए पहले हम देख लेते हैं कि रियलाइज़ेशन किस चीज़ की हुई है। जेम्स को रियलाइज़ होता है कि उसका फ़ादर इतना भी बुरा नहीं है, क्योंकि जेम्स अब जब बोट चला-चला के ये लोग जा रहे हैं, तो उसको यकीन होता है कि मेरे फ़ादर ने मेरी ये बोट चलाने पे नुक्स निकालना है। लेकिन उसका फ़ादर उसका नुक्स नहीं निकालता, बल्कि उसका फ़ादर जो है वो अपना नॉवल जो वो बुक जो इतने अरसे से स्टार्ट की हुई थी, वो कंप्लीट करने में लगा हुआ है, पढ़ने में लगा हुआ है। तो यहाँ पे उसको रियलाइज़ होता है कि मेरा फ़ादर इतने भी बुरे नहीं हैं, और साथ ही जब वो लोग लाइट हाउस के करीब पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि लाइट हाउस मैंने बचपन में इतना आइडियलाइज़ किया था, सोचा था ये तो बहुत ही कोई चमकदार चीज़ है, तो वो ऐसी तो है ही नहीं, वो तो इतनी अंधेरे किस्म की चीज़ है, तो ये तो अच्छी नहीं है। तो उसको ये भी रियलाइज़ होता है कि ये वो चीज़ नहीं है जिसको कि मैंने सोचा था। तो उसको यहाँ पे लाइट हाउस की रियलिटी का भी पता लग जाता है, और लिली उसको भी रियलाइज़ हो जाता है कि मिस्टर और मिसेज़ रैमसे इतने बुरे नहीं हैं कि जितना बुरा मैंने उनको सोचा था। और वो साथ में ही देख रही होती है कि वो लोग अपनी मंज़िल की तरफ रवां-दवां हैं, वो लोग लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। कंप्लीशन किस चीज़ की होती है? कंप्लीशन होती है कि मिस्टर रैमसे अपनी बुक कंप्लीट कर लेते हैं। जो बुक उन्होंने इतना पहले पढ़ना स्टार्ट की थी, आज वो बुक अल्टीमेटली फाइनली कंप्लीट हो गई है, और रैमसेस जो है उनकी जर्नी टुवर्ड्स द लाइट हाउस भी कंप्लीट हो गई। वो लोग लाइट हाउस पे इतना अरसे से चल रहे थे, चलने की ख्वाहिश कर रहे थे। आज वो पहुँच गए लाइट हाउस, उन्होंने देख लिया लाइट हाउस। और साथ ही नॉवल बिल्कुल एंड वहाँ पे होता है जहाँ पे लिली अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है। लिली को बहुत अ, मुश्किलात का सामना होता है इस पेंटिंग को कंप्लीट करने में। उसको चार्ल्स टेंसले के एंटी फेमिनिस्ट जो ख़यालात हैं, जो एंटी फीमेल ख़यालात हैं, उनका सामना करना पड़ता है, लेकिन उनको पीछे छोड़ते हुए वो अपनी पेंटिंग की तरफ फ़ोकस्ड रहती है। अभी जब वो एंड कर रही है, तो ऑगस्टस कारमाइकल भी वहीं आ गया है, और वो भी उसके साथ मिल के देख रहे हैं कि रैमसेस जा रहे हैं, रैमसेस अपनी लाइट हाउस की तरफ जा रहे हैं। तो एंड में वो यही कहती है, अपने ब्रशेज़ आखिरी स्ट्रोक वो बिल्कुल लगाती है, और अपना ब्रश रख के कहती है कि आज मैंने अपना विज़न जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया है। मुझे नहीं परवाह इस चीज़ की कि मेरी पेंटिंग का फेट क्या है, मेरी पेंटिंग कहीं डस्टबिन में फेंकने वाली है, या मेरी पेंटिंग कहीं किसी के ड्राइंग रूम में लगने वाली है, उसका जो भी फ्यूचर है, मैं इस चीज़ से बिल्कुल बेनियाज़ होके अपना ये काम मुकम्मल करती हूँ, और यहाँ पे हमारा नॉवल जो है वो एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये नॉवल पसंद आया होगा, और इस नॉवल की मेरी एक्सप्लेनेशन ने आप लोगों को इस नॉवल को समझने में मदद दी होगी। अगर ऐसा है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ मिलते रहें आपको, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।